क्या पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक इस्लामिक नाटो बना रहा है? क्या कल को अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है तो तुर्की और सऊदी पाकिस्तान की मदद के लिए आएंगे? अगर ईरान सऊदी पर हमला कर देता है तो क्या पाकिस्तान अपनी सेना भेजेगा? ईरान में चल रहे युद्ध के बीच मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट के क्या मायने हैं और इसका भारत पे क्या असर पड़ने वाला है? सब समझेंगे सुल्तान की डायरी की इस एपिसोड में। नमस्ते, मेरा नाम है विनय सुल्तान और आप लोग देख रहे हैं न्यूज पिंच की खास पेशकश सुल्तान की डायरी। आज की बात शुरू करने से पहले आपसे एक जरूरी बात करनी है। सेंट्रल इंडिया में पिछले 4 दशक से चल रहा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अब लगभग खत्म हो गया है। बस्तर देश के लिए कॉन्फ्लिक्ट जोन भर है, लेकिन यहाँ पर रह रहे आदिवासी किस तरीके से दोहरे चक्र में अब तक पिसते आए हैं, उसकी कहानी दर्ज की है न्यूज़ पिंच ने। हमारे साथी अभिनव पांडे और असद ने बड़ी मेहनत से बस्तर द लास्ट बैटल ऑफ नक्सल के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। कल रिलीज हुई इस डॉक्यूमेंट्री को 24 घंटे से कम समय में 5 लाख बार देखा जा चुका है। अगर आप लोगों ने अब तक ये डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी है तो पहली फुर्सत में इसे निपटा दीजिए। संडे मॉर्निंग का इससे अच्छा इस्तेमाल नहीं हो सकता है। अब चलते हैं मक्का जॉइंट डिफेंस पैक्ट की तरफ, जिसे लगातार पाकिस्तानी मीडिया में इस्लामिक नाटो कहा जा रहा है। दूसरी तरफ हमारे यहाँ भी कई विश्लेषक हैं जो इसे बढ़ा चढ़ा के पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये पैक्ट को समझ लेते हैं। 7 अगस्त को मक्का में सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और तुर्की के बीच में एक जॉइंट डिफेंस पैक्ट साइन हुआ या जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ। इस एग्रीमेंट की कुछ हाईलाइट्स इस तरीके से हैं कि ये तीनों देश मिलकर जो है, पहला बात ये कही गई कि तीनों देश मिलकर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करेंगे, इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे, डिफेंस इंडस्ट्री और टैक्स शेयरिंग जो है आपस में करेंगे। ड्रोन जो है तुर्की पाकिस्तान को देगा, इसी तरीके से वो सऊदी अरेबिया को भी ड्रोन बेचेगा और इस तरीके की बातें हुई। मैरीटाइम ट्रेड रूट्स की सुरक्षा करेंगे। ये बहुत फर्जी बात है, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, ना उसको अमेरिका खुलवा पा रहा है, ना सऊदी कभी खुलवा पाएगा, ना तुर्की कभी खुलवा पाएगा। तो ये बहुत लेकिन कहा गया है तो कहा गया है रीजनल क्राइसिस के वक्त जो है कोऑर्डिनेशन के साथ में काम किया जाएगा, ये तो तीनों लोगों ने बोला है। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात बोली है कि अगर तीनों में से किसी एक पे हमला होता है तो तीनों के ऊपर हमला कंसिडर किया जाएगा। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि ये जॉइंट डिटरेंस है, हम किसी के खिलाफ जो है ये संधि या ये जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ डिटरेंस के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए इस किस्म की बातें कही गई हैं। हालांकि जो पाकिस्तान में जो आईएसआई के ट्राउट किस्म के जर्नलिस्ट हैं, जो उनके भाड़े पे बैठे हुए जर्नलिस्ट हैं, वो लगातार इसको इस्लामिक नाटो कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है पहलकदमी कर रहा है और एक तरीके से इस्लामिक नाटो बन रहा है। और दूसरी तरफ भारत में भी कई जो है विश्लेषक हैं, वो भी इसको भारतीय सुरक्षा के लिए खतरा बता रहे हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि मेरे को जो सबसे ज़्यादा दिक्कत है वो ब्रेकिंग न्यूज़ जो विश्लेषक हैं, जो जैसे ही ब्रेकिंग न्यूज़ आई आपने एक विश्लेषण कर दिया बिना पढ़े, और उसको मतलब आपने ये बताया कि भारत के ऊपर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। इस किस्म की जो बातें होती हैं, इससे मेरे को बड़ी दिक्कत है। जो ब्रेकिंग न्यूज़ तर्जीहकार हैं उनसे मैं थोड़ा सा बचता हूँ। थोड़ा सा सोच के, समझ के, पढ़ के अपन जो है किसी चीज़ का एनालिसिस करें, विश्लेषण करें, तो अपन ठीक नतीजे पे पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो पहला नुक्ता ये जो इसका है, इसका इस्लामिक नाटो है कि नहीं है, इसको पकड़ लेते हैं अपन। तो इस्लामिक नाटो दरअसल ये है कि नाटो क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। तो दरअसल अमेरिका का एक फ़ौजी इत्तेहाद है, अमेरिका जिसको लीड करता है, एक फ़ौजी गठबंधन है जिसका नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में नाटो कहा जाता है। और इसका जो क्लॉज 5 है नाटो का, बहुत फेमस है क्लॉज 5, जिसमें उसको कहा जाता है 1 फॉर ऑल फॉर 1। मतलब अगर एक के ऊपर हमला हुआ तो सब उसके ऊपर अपने ऊपर हमला कंसिडर करेंगे। तो ये जो है 1 फॉर ऑल फॉर 1 वाला जो मामला है, ये इसमें पूरी तरीके से साफ नहीं दिया गया है। जो ये लोग एग्रीमेंट अभी किए हैं, मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट जो है तुर्की, सऊदी और पाकिस्तान के बीच में, इसमें ये कहा गया है कि हमला जो है, अगर कोई एग्रेशन होता है तो उसको सब तीनों कंट्री अपने ऊपर एग्रेशन कंसिडर करेंगी। लेकिन जिस तरीके से नाटो में ऐसा हमने देखा है कि एक जगह पे अमेरिका हमला लीड करता है तो सारी कंट्रीज जो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे अभी अगर ईरान का ये गल्फ वॉर छोड़ दिया जाए, तो लगभग जो जितने भी अमेरिका के मिलिट्री कैंपेन रहे हैं उसमें तमाम जो यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, जो कि नाटो का पार्ट रही, इंक्लूडिंग तुर्की, ये सब लोग जो हैं अमेरिका का सहयोग करते हुए दिखाई देते हैं। 20 साल जो अफगानिस्तान में वो लोग लड़ाई लड़े हैं, अमेरिका ने जिस तरीके से तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, तो सिर्फ अमेरिका ने लड़ी है। फ्रांस भी वहाँ पर था, ब्रिटेन भी वहाँ पर था, तमाम स्पेन और तमाम जो कंट्रीज़ हैं वो वहाँ पर थी। और इसीलिए रशिया को दिक्कत थी कि वो यूक्रेन अगर नाटो में शामिल हो जाता है तो रशिया के लिए बड़ी चुनौती हो जाती। इस वजह से यूक्रेन के खिलाफ जो रशिया का एग्रेशन हो, इसी वजह से है, क्योंकि यूक्रेन जो है नाटो का पार्ट बनने की कोशिश कर रहा था। खैर,
तो ये जो है इस तरीके का फौजी गठबंधन जो है, और ये आपको बता दें कि इस तरीके का फौजी गठबंधन पहली बार नहीं है इतिहास में। आपको याद होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में इटली और जर्मनी के बीच में भी इसी किस्म के गठबंधन हो गए थे। बाद में जापान के साथ में भी जर्मनी का इसी किस्म का गठबंधन था, और उसकी वजह से जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, क्योंकि वहाँ पर भी यही शर्त रखी गई थी कि एक के ऊपर हमला सबके ऊपर हमला होगा। तो इसी तरीके से जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले भी इस किस्म के एग्रीमेंट हमको देखने को मिले थे। तो ये, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में भी इस किस्म के एग्रीमेंट जो है एग्जिस्ट करते थे, तो कोई बहुत नया एग्रीमेंट हो ऐसा नहीं है। लेकिन मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट प्रिंसिपली ये कहा तो गया है प्रिंसिपली कि हम तीनों देशों पे हमला कंसिडर करेंगे, लेकिन जो मिलिट्री इंटरवेंशन है उसका क्या फ्रेमवर्क होगा वो बिल्कुल साफ नहीं है। हालांकि इस पूरे के पूरे एग्रीमेंट का अभी तक फुल टेक्स्ट नहीं आया है। जो भी आया है वो सऊदी सरकार की तरफ से जो प्रेस रिलीजेस वगैरह जारी की गई हैं उसके हिसाब से जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसके आधार पर हम आपको विश्लेषण करके बता रहे हैं। दूसरा, इन तीनों देशों में सिर्फ पाकिस्तान ऐसा है जो न्यूक्लियर पावर्ड है। अगर ये एग्रीमेंट होता है तो क्या न्यूक्लियर अम्ब्रेला इन तीनों देशों को देगा? ये ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि अमेरिका ऐसा किसी दिन होने ही नहीं देगा। दूसरी बात, तुर्की के पास में, क्योंकि वो नाटो का पार्ट है, तो उसको वैसे भी नाटो का जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला जो है तुर्की के पास में पहले से बचा हुआ है। सऊदी अरब, सऊदी अरब ने बेसिकली पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर जो प्रोजेक्ट है वो पूरी तरीके से सऊदी फंडेड है। तो सऊदी ने बहुत पैसा लगाया है पाकिस्तान में जब न्यूक्लियर वेपन डेवलप हो रहा था तब। और ऐसा कहा जाता है, ये अनऑफिशियल है, कि सऊदी ऐसा मानते हैं कि वहाँ पर जो न्यूक्लियर वेपन पाकिस्तान के आर्सेनल में रखा हुआ है उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो जायज़ तौर पे उनका बनता है, और सऊदी उसको उसी तरीके से लेता है। सऊदी इसको डिक्लेयर इसलिए नहीं करता कि हमारे पास में न्यूक्लियर वेपन है, क्योंकि वो पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को न्यूक्लियर वेपन की एक अंधी दौड़ में धकेल देगा। और दूसरा, सऊदी को कोई ऐसा खतरा भी जो है न्यूक्लियर वेपन कंट्री से नहीं है। इजराइल के साथ में उसके अच्छे संबंध हैं, अमेरिका के साथ में उसके बहुत ही अच्छे संबंध हैं, तो ऐसी स्थिति में उसको डिक्लेयर करने की भी ज़रूरत नहीं। लेकिन सऊदी के पास में पाकिस्तानी न्यूक्लियर अम्ब्रेला जो है वो पहले से ही मौजूद है। तो इस एग्रीमेंट में न्यूक्लियर प्रोग्राम को जो है शामिल नहीं किया गया ऑफिशियली, आने वाले समय में किया भी नहीं जाएगा। और क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उसके ऊपर अमेरिका का एक चेक पॉइंट बैठा हुआ, और अमेरिका ऐसा कभी होने नहीं देगा। तो ये स्थिति है कि यहाँ पे कोई न्यूक्लियर अम्ब्रेला जो है वो शेयर नहीं हो रहा है। तो ये एक तरीके से ऐसा डिफेंस एग्रीमेंट है जिसमें ये कहा जा रहा है कि हम जो है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करेंगे, अपना इंटेलिजेंस शेयर करेंगे, और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन में जो है एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके चलेंगे। और प्रिंसिपली ये कह दिया गया है कि एक पे हमला तीनों पे हमला जो है माना जाएगा। और ये जो है ये पूरा मोटा मोटी जो है जिसको इस्लामिक नाटो कहा जा रहा है उसकी हकीकत ये है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि सऊदी और पाकिस्तान के बीच में डिफेंस पैक्ट का इतिहास जो है वो नया नहीं है। 1951 से ये जो है डिफेंस पैक्ट जो है वो चल रहे हैं। तब जो 1951 में पहली जो डिफेंस पैक्ट हुआ था उसको ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप नाम दिया गया था। उसके बाद में 1967 में पहली बार जाके फॉर्मल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, और उसी 1967 के एग्रीमेंट के तहत जब यमन और सऊदी अरब के बीच में विवाद हुआ था 1969 में, उस समय पाकिस्तानी पायलट्स ने अपनी सेवाएं दी थी। वो गए थे वहाँ पे सऊदी अरब, और जो सऊदी रॉयल एयरफोर्स है उसके विमान जो है पाकिस्तानी पायलट्स उड़ा रहे थे। इसी तरीके से 1979 में जब मक्का की ग्रैंड मॉस्क जो है, मक्का का जो सबसे पवित्र स्थान है इस्लाम के लिए, और वहाँ की जो ग्रैंड मॉस्क है जो सबसे बड़ी मस्जिद है, उसको जब सीज कर लिया था कुछ मिलिटेंट्स ने, तो उसको उस ऑपरेशन में जो इन मिलिटेंट्स को खाली कराने का जो ऑपरेशन था उसमें भी पाकिस्तान के एसएसजी कमांडोज जो हैं वो गए थे सऊदी की रिक्वेस्ट पर। तो ऐसा है कि मिलिट्री कॉर्पोरेशन का इतिहास बहुत लंबा है। और 1982 में हुआ ये, उस समय अफगान जिहाद चल रहा होगा, आपको याद होगा कि सोवियत रशिया के खिलाफ जो वहाँ पे अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ी जा रही थी, जिसको एक तरीके से सऊदी अरेबिया और अमेरिका फंड कर रहे थे। और उस दौरान जो है पाकिस्तान में जियाउल हक की सरकार थी, और जियाउल हक ने पहली बार सऊदीज के साथ में आर्म फोर्सेस ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट किया, जिसके तहत 20,000 फौजी जो है पाकिस्तानी पहली बार ऑफिशियली तैनात किए गए सऊदी अरेबिया में। तो सऊदी अरेबिया में स्थिति ये है कि वहाँ पे जो अफसर लेवल का जो अधिकारी है वो तो सऊदी है, लेकिन नीचे के जो ट्रूप्स हैं वो लगभग पाकिस्तानी हैं। तो पाकिस्तानी फौजी जो हैं 1982 से सऊदी में तैनात हैं। 1991 में जो गल्फ वॉर हुआ था उस दौरान भी पाकिस्तानी ट्रूप्स जो हैं वो सऊदी का जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ऑयल वेल्स हैं, जो रिफाइनरीज हैं, उनकी प्रोटेक्शन जो है 1991 के गल्फ वॉर के टाइम जो है वो पाकिस्तानी ट्रूप्स के पास में ही थी। और अभी जो है रिसेंटली अगर आप ये उदाहरण देखेंगे तो 2025 के सितंबर में पाकिस्तान के साथ में एक डिफेंस एग्रीमेंट जो है स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था सऊदी के साथ में। उसमें भी यही क्लॉज था कि एक पे हमला दूसरे के ऊपर हमला करार दिया जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा कि ईरान वॉर के टाइम में ईरान ने कई सारी मिसाइल जो है सऊदी में दागी, बाकायदा निशाना बांध के, ताक बांध के जो है उनकी ऑयल रिफाइनरी को भी हिट करने की कोशिश की। अभी यमन में हूतीज जो हैं वो लगातार सऊदी के ऊपर आक्रामक हैं। ऐसी स्थिति में क्या पाकिस्तान सऊदी की मदद करने जा रहा है?
जवाब है नहीं। तो ये डिफेंस एग्रीमेंट जो है, इसमें जो मिलिट्री इंटरवेंशन का जो फ्रेमवर्क है वो आपको यहीं से समझ में आ जाएगा। और एक तरीके से यही जो सितंबर वाला जो डिफेंस एग्रीमेंट था उसमें अब तुर्की जो है एक नया कंट्री जुड़ गया है। तो जो 2025 सितंबर का जो एग्रीमेंट पाकिस्तान और सऊदी अरब का बीच में था, अब तुर्की उसमें नया एक देश आ गया है, तो अब 3 देश हो गए 2 की जगह पे। तो क्या ये इस्लामिक नाटो है? फिलहाल के लिए तो नहीं, लेकिन इसकी संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। हो सकता है आने वाले समय में और भी देश जो है उसमें जुड़ जाएं, कतर जुड़ जाएं और अमीरातीज जुड़ जाएं। इस तरीके से धीरे धीरे जो है ये सिक्योरिटी नेट बड़ा बन जाए, और वैसी स्थिति में जो है इसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अब दूसरा, हमने बात कर ली सऊदी की, बात कर ली हमने पाकिस्तान की, बात कर ली, लेकिन तुर्की इस पूरे के पूरे एग्रीमेंट में क्यों है? तो पहली बात तो यह है कि तुर्की के जो अभी राष्ट्रपति हैं अर्दोगान, वो अपने आवाम से, अपनी जनता से ये वादा करते हैं कि वो ऑटोमन साम्राज्य जो है, पुराना ऑटोमन एम्पायर जो है, उसको फिर से स्थापित करेंगे। दरअसल इस्लामिक देशों में नेता कौन हो इसके ऊपर जो है बड़ी रसाकसी चल रही है। एक तरफ ईरान है जो कि ये अब खम ठोक रहा होगा कि हमने अमेरिका को झुका दिया, दूसरी तरफ सऊदी है जिसके पास में बहुत पैसा है, तीसरा है तुर्की है जो कि जिसके पास में ऑटोमन एम्पायर की लेगेसी है। तो इन तीनों के बीच में रसाकसी चल रही है। दूसरी बात यह है कि तुर्की को पाकिस्तान और सऊदी के तौर पे अपना जो वो अभी डिफेंस प्रोडक्शन वो शुरू कर रहे हैं, खासतौर पे उनके जो ड्रोन्स हैं और उसके अलावा वो 5th जनरेशन का एक एयरक्राफ्ट भी जो है उसको भी डेवलप कर रहे हैं। तो वैसी स्थिति में उनको एक नया बाजार मिल जाएगा इस एग्रीमेंट के बाद में। तो ये उसके लिए जो इसमें तुर्की के लिए जो हासिल है वो यही है कि उसके डिफेंस के लिए, उसका डिफेंस जो मार्केट है, जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उसके लिए एक नया बाजार जो है इसके बाद में खुल जाएगा। तो ऑपरेशन सिंदूर के समय भी हमने देखा था कि तुर्की ने बहुत मदद की थी। उसने अपने जो जंगी जहाजी बेड़े हैं वो लाके कराची में डिप्लॉय कर दिए थे। उसके अलावा उसने पाकिस्तान के लिए YA-69 जो हैं वो ड्रोन्स दिए थे। उसकी डिब्रीज हमको खूब मिली थी क्योंकि हमारे जो ADS ने उनको खूब हिट किया था YA-69 को। ये लॉइटरिंग एम्यूनिशन ड्रोन्स है जिनको हिट किया गया था। और उसमें हमको जब बाद में जानकारी मिली कि जो भारत की तरफ से जो स्ट्राइक्स हुई थी उसमें ऐसा कहा गया, जो ओसन जो सोर्सेज हैं, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस जो है, वहाँ पे ये पता लगा कि उनके तुर्की के 2 ऑपरेटर्स जो कि पाकिस्तान के लिए ड्रोन उड़ा रहे थे वो मारे गए थे भारतीय स्ट्राइक्स में। हालांकि इसको ऑफिशियली कभी स्वीकार नहीं किया गया। तो अब सवाल यह है कि इसका मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट का भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो आपको सरल शब्दों में समझा दूं कि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 1% फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि ना तो हमको तुर्की से कोई इस किस्म की का थ्रेट मिल रहा है, ना हमको पाकिस्तान से इस किस्म का थ्रेट मिल रहा है। और सऊदी अरब जो है कभी भारत के खिलाफ जाएगा ये सोचना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि हमारे कई मिलियंस में जो है हमारा ट्रेड है उनके साथ में। एक बड़ा भारतीय डायस्पोरा जो है वहाँ पे वर्कफोर्स की तरह सऊदी में काम कर रहा है, और भारत और सऊदी के संबंध जो है वो बहुत मजबूत हैं। ऐसी स्थिति में सऊदी अरब कभी भी भारत के खिलाफ खुलेआम मैदान में उतरता हुआ आपको नहीं दिखाई देगा। दूसरा, तुर्की की तरफ से जो मदद की जा सकती थी वो हमने ऑपरेशन सिंदूर में देख ली, और वो हम होते हुए देख रहे थे कि वो किस तरीके से पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसका हमको बहुत कोई टेंशन हमको लेने की ज़रूरत है ऐसा नहीं है। अभी फिलहाल की स्थिति ये है। जो हमारे लिए टेंशन की बात यह है कि पाकिस्तानी आर्मी इस पूरे की पूरे इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर में भी खुद को तेज़ी से मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रही है। हाँ, इसमें यह हो सकता है कि सऊदी अरब का कुछ डॉलर जो है पाकिस्तानी आर्मी को मिलना शुरू हो जाए, जिससे वो हथियार खरीदना शुरू हो जाए। तो हथियार तो उसको वैसे भी चाइना से मिल ही रहे हैं, क्रेडिट पे भी मिल रहे हैं, उसको बहुत सारा जो है उसका पेमेंट डेफिसिट है, उसके बावजूद मिल रहे हैं। अभी जैसे S-15 नाम से एक उनको आर्टिलरी गन मिली है जो कि ट्रक माउंटेड है। अब आर्टिलरी गन्स में क्या होता है कि कोई भी आर्टिलरी गन जो है उसकी मूवमेंट, जो अभी तक जो हमारे पास में ट्रेडिशनल आर्टिलरी गन्स हैं वो टो होती हैं, तो टो होके वो इधर से उधर मूवमेंट करती हैं। लेकिन अगर ट्रक पे माउंटेड आर्टिलरी गन है तो उसकी मूवमेंट बहुत ईजी हो जाती है। तो S-15 लगभग 263 के आसपास जो है पाकिस्तान नहीं ले रहा है चाइना से, और ये हमारे लिए जो है थोड़ी सी परेशानी की बात है, क्योंकि हमारे पास में इस तरीके की अभी आर्टिलरी नहीं मौजूद है। हमारे पास में जो आर्टिलरी मौजूद है वो बोफोर्स आर्टिलरी मौजूद है, जो कि टो है, एक तरीके से आप टो करके उसको इधर से उधर मूव कर पा रहे हैं। और आर्टिलरी अभी के मॉडर्न वॉरफेयर के दौरान उसका मूवमेंट जो है वो बहुत क्रूशियल है, क्योंकि ऐसी स्थिति है कि जब भी आर्टिलरी कभी शेल फायर करती है तो उसके एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट जो है वो दुश्मन के पास में आ जाते हैं कि कहाँ से ये शेल फायर हुआ है। तो आपके पास में मुश्किल से 2 से 3 मिनट का टाइम होता है अपनी आर्टिलरी को इधर से उधर मूव करने का। और खासतौर पे ऐसी स्थिति में जब ड्रोन वॉरफेयर है, लॉइटरिंग एम्यूनिशन है, वैसी स्थिति में आर्टिलरी का मूवेबल होना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो हम ये देख रहे हैं पाकिस्तान तेज़ी से, पाकिस्तानी एयरफोर्स भी खुद को मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रही है। हमारे यहाँ पर भी एफर्ट चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी खुद को बहुत तेज़ी से मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रही है, उनकी आर्टिलरी भी बहुत तेज़ी से मॉडर्नाइज हो रही है। तो ये सारी स्थिति जो है अभी पाकिस्तान के साथ में हमारी बनी हुई है, तो इसके ऊपर हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी तुर्की जो मदद कर सकता है उसने की, पाकिस्तान की, चाइना मदद वैसे भी कर रहा है, करता आया है।
और सऊदी जो है हमारे खिलाफ कभी उतरेगा नहीं। तो इस पूरे के पूरे जो ये मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट है उसका हमारे ऊपर कोई फर्क पड़ रहा हो अभी तुरंत तुरंत जो है या आगे आने वाले भविष्य में, ऐसा हमको दिखाई नहीं देता। तो ये जो तमाम तरीके का हाइप दिया जा रहा है कि ये इस्लामिक नाटो है, ना तो ये इस्लामिक नाटो है फिलहाल की स्थिति में, और ना ही इसका भारत में कोई बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस है। अब ये कई जगहों पे ये कहा जा रहा है कि ईरान ने जो है अमेरिका को सबक सिखा दिया, ईरान ने अमेरिका को घुटना पिला दिया, और इसकी वजह से जो है अरब देश जो है पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि वो उसको सुरक्षा प्रोवाइड कर रहा है, वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर जो है वो पाकिस्तान बने। और आने वाले समय में ऐसे और भी देश जुड़ेंगे जो पाकिस्तान से इस किस्म की बात करेंगे। तो पहली बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, अमेरिका की मर्जी के बिना ये एग्रीमेंट नहीं हो सकता था, नहीं हो सकता था, नहीं हो सकता था। ये अगर हो रहा है तो अमेरिका की मर्जी से ही हो रहा है। और इजराइल के साथ में वैसे भी पाकिस्तानी आर्मी के संबंध जो है हमेशा से ठीक रहे, 1950 के दौर से ही ठीक रहे हैं। आपको याद होगा कि 1970 में जियाउल हक जो कि बाद में पाकिस्तान के डिक्टेटर बने, उस समय ब्रिगेडियर होते थे, और वो जॉर्डन आर्मी को असिस्ट करने गए थे पीएलओ के खिलाफ। पीएलओ मतलब पाकिस्तान फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो यासिर अराफात का धड़ा था उसके खिलाफ। और क्योंकि 1970 के समय में जॉर्डन में पीएलओ ने ठीक ठाक अपनी पकड़ बना ली थी, और जॉर्डन की जो आर्मी थी वो उनके खिलाफ ऑपरेशन चला रही थी। ये सारा ऑपरेशन डिज़ाइन किया था उस समय ब्रिगेडियर जियाउल हक ने, जो बाद में पाकिस्तान के डिक्टेटर बने, जनरल जियाउल हक। और उस समय 10,000 फिलिस्तीनियों का कत्लेआम किया गया, जिसको लीड किया था एक तरीके से, जो पूरी की पूरी योजना बनाई थी वो जियाउल हक ने बनाई थी। तो ये सच्चाई है पाकिस्तान और पाकिस्तान के फिलिस्तीन को लेकर जो जितना कितना संजीदा है उसकी। और ये डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, आप अगर ढूंढेंगे तो बहुत साफ साफ ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो पाकिस्तान आर्मी का इजराइल के साथ में हमेशा से अच्छा संबंध रहा है, और वो जो है कभी भी पाकिस्तानी आर्मी उनके खिलाफ नहीं जाती है, इजराइल के साथ में एक लाइन क्रॉस नहीं करती है। हालांकि बयानबाजी और तमाम सारी चीज़ें जो है वो रिटॉरिक्स में चलता रहता है, लेकिन पर्दे के पीछे से जो है एक ठीक ठाक कॉरपोरेशन है। आपको याद होगा कि अभी 2025 में बरेलवी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे पाकिस्तान में, जो बरेलवी धार्मिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने बड़ा एक प्रोटेस्ट किया था गाजा के मुद्दे को लेकर, और उसमें आर्मी ने जिस तरीके से उस प्रोटेस्ट को दबाया, मतलब पहले ही दिन जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ गाजा के मुद्दे के ऊपर, उसको जिस तरीके से आर्मी ने जिस तरीके से हैंडल किया, बुरी तरीके से उनको मारा गया, गोलियां चली और कई लोग जो है उसमें मारे गए, घायल हुए। तो ये आपको दिखाता है कि पाकिस्तान कितना संजीदा है। वो ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं होने देना चाहता कि इजराइल के साथ में उसके संबंधों में खटास आए। तो ये स्थिति जो है अभी फिलहाल बनी हुई है। दूसरा, ये पाकिस्तान नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन सकता है, इसके पीछे की एक और खबर इस वजह से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 4 अगस्त को रॉयटर्स में एक खबर छपी थी जो कि बहुत मानीखेज है, और उसके बाद भी इस तरीके के विश्लेषण दिए जा रहे हैं जो कि बेसलेस विश्लेषण। लेकिन फिर अभी हम खबर के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि 4 अगस्त को रॉयटर्स में एक खबर आई थी कि जो अमेरिकन आर्मी है, अमेरिका का जो आर्सेनल है वो लगभग खाली हो गया। खासतौर पर आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स जो है अमेरिका ने वो पूरी इस्तेमाल कर रही हैं ईरान के खिलाफ। तो वो स्टॉक पाइल जो है इनको भरने में लगभग जो है 3 साल का समय लग जाएगा। इसी तरीके से जो टोमाहॉक मिसाइल्स है वो 50% खत्म हो गई। पेट्रियट जो एंटी डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम उसकी 65% जो है मिसाइल खत्म हो गई। थार्ड की 38% मिसाइल खत्म हो गई। और ये स्टॉक पाइल जो है अमेरिका को वापस से रिफिल करने के लिए सालों लग जाएंगे, और 3 साल तो कम से कम कहा जा रहा है एक्सपर्ट की तरफ से। तो ऐसे में जो है अमेरिका नहीं चाहता है कि वो लंबे समय तक जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला उसने अरब कंट्रीज़ को दे रखा है वो कमिटमेंट्स वो जो है वो पूरी करें, क्योंकि वो ओवर स्ट्रेच्ड हो गई हैं, वो बहुत ज़्यादा उसके लिए अमेरिका के लिए बर्डन हो रहा है। तो अमेरिका के कहने पे ही ये पूरा एग्रीमेंट हो रहा है ताकि पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो दुनिया भर में सेलसॉर्ड के नाम से जानी जाती है। जिस तरीके से मिडिवल टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे होते थे, बहुत सारे लड़ाके ऐसे होते थे जो पैसे के बदले लड़ाई करते थे। अगर कोई राजा उनको पैसा दे दे, कोई जमींदार उनको पैसा दे दे, तो उनको अपनी तलवार बेचते थे। उनको सेलसॉर्ड्स कहा जाता है मिडिवल टाइम में। यूरोप में ये बहुत कॉमन था कि बहुत सारे नाइट्स भी ऐसे होते थे जो कि पैसे के बदले लड़ाई करते थे, धन के बदले या जमींदारियों के बदले जो है वो किसी राजा के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। तो उनको सेलसॉर्ड्स कहा जाता था। पाकिस्तानी आर्मी की पूरी की पूरी जो इमेज है वो दुनिया भर में सेलसॉर्ड के तौर पे ही है। वो अपनी सर्विसेज जो है बेचते हैं, उसके बदले में वो डॉलर लेते हैं। तो पाकिस्तान को इस पूरे के पूरे एग्रीमेंट में जो है वो सऊदी में वो पहले से ही मौजूद है, उनकी डिप्लॉयमेंट पहले से ही है, और उसके बदले में उनको कुछ एक्स्ट्रा डॉलर मिल जाएंगे। तुर्की अपने हथियार बेच लें क्योंकि उसका डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जो है वो तेज़ी से बढ़ रही है पिछले दौर में। तो तुर्की इस दौर में जो है उसको हथियार बेचने के लिए 2 नए बाजार मिल जाएंगे। पाकिस्तान की तरफ जो है
या हो सकता है कि तुर्की पाकिस्तान को कुछ ड्रोन्स दे जिसका पेमेंट जो है सऊदी अरब कर दे और सऊदी अरब के पास में भी वो अपने हथियार बेच सकता है। और तीसरी बात यह है कि सऊदी अरब को जो है इस पूरे के पूरे मामले में क्या हासिल हो रहा है, सऊदी अरब को यह हासिल हो रहा है कि उसको अपने जो बेसिक सैनिक ज़रूरतें हैं, जो गार्डिंग ड्यूटी है, जो पेट्रोल ड्यूटी, जो नीचे का जो काम है, जो ट्रूप्स करते हैं, तो वो काम करने के लिए उनको कुली सोल्जर्स मिल जा रहे हैं, कुली फौज जो है पाकिस्तान के तौर पर मिल जा रही है, जो कि पैसे लेके उनकी ज़रूरी काम कर देगी। क्योंकि आपको ये बहुत ध्यान रखना होगा कि अरब में खास तौर पे जहाँ पे अमीरत चल रही हैं, जहाँ पे इस तरीके के किंगडम्स चल रहे हैं, वहाँ पर कोई भी किंग जो है ऐसा नहीं चाहता कि उसकी आर्मी बहुत मजबूत हो। उनके पास में अच्छे वेपन्स होंगे, अच्छे कपड़े होंगे, सारा तमाम इक्विपमेंट अच्छा होगा, लेकिन वो लड़ाई में अच्छे नहीं हैं और उनको लड़ाई में अच्छा बनने भी नहीं दिया जाता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में वहाँ पे सैनिक तख्तापलट की कंडीशन हो जाती है। जिस तरीके से गद्दाफी ने किया था लीबिया में, उस तरीके की स्थिति बन जाती है। तो वैसी स्थिति कोई भी किंगडम नहीं चाहता है और इस स्थिति में जो है वो अपनी फौज को कभी भी ओवर ट्रेन नहीं होने देते हैं, इतना मजबूत भी नहीं होने देते हैं कि वो उनके खिलाफ भी बगावत करें। और वो जो अपनी बेसिक सैनिक ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए पाकिस्तान जैसे देशों पर निर्भर रहते हैं। 1967 के दौर से ही सऊदी और पाकिस्तान जो है इस तरीके की समझौते में, इस तरीके के अकॉर्ड में रहे हैं। अब और दूसरी बात यह कि सऊदी जो है आज नहीं तो कल जो है अब्राहमिक अकॉर्ड पे साइन कर देगा। वो एक तरीके से तस्लीम कर लेगा कि इजराइल जो है उसको वो नेशन के तौर पे मान लेगा, उसको मान्यता दे देगा। और उसके बाद में वैसे भी सऊदी और अमेरिका जो है वो कहीं से भी अलग नहीं है। आपको एक इतिहास में एक रोचक किस्सा बताता हूँ कि सऊदी अरेबिया ने पहली बार जो है खुद को डिक्लेयर किया था, जो ये हाउस ऑफ साउद है, इसने खुद को पहली बार किंगडम डिक्लेयर किया था 1933 में। और ये हाउस ऑफ साउद जो है इसका अमेरिका के साथ में समझौता है 1932 में। मतलब खुद को जब उसने किंगडम डिक्लेयर किया था उससे एक साल पहले से ही जो है हाउस ऑफ साउद और अमेरिकन गवर्नमेंट का अच्छा समझौता रहा है। और तब से इस समझौते में कोई भी उतार नहीं आया, हमेशा वो समझौता जो है एक तरीके से चलता रहा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में भी ऑयल इंफ्रा की जो सुरक्षा थी वो अमेरिका ही कर रहा था सऊदी अरेबिया में, और उसके बाद में भी लगातार सऊदी के साथ में उनके अच्छे संबंध रहे हैं। तो कल को ऐसी स्थिति नहीं पैदा हो सकती कि सऊदी जो है वो अमेरिका को, जो इसका लगभग 70-80 साल पुराना जो है, लगभग 100 साल होने को आए, 100 साल पुराना जिसके साथ में डिफेंस एग्रीमेंट है, उस देश को नाराज करके कुछ ऐसा करें या कुछ ऐसा इस्लामिक नाटो बना दे जो अमेरिका के लिए बाद में या इजराइल के लिए बाद में परेशानी का सबब बन जाए। तो ऐसी स्थिति नहीं है। दरअसल ये अमेरिका और इजराइल की सहमति से ही हो रहा है और पाकिस्तान जो है एक तरीके से अपनी सैनिक सर्विसेज जो है इस अकॉर्ड के बदले बेच रहा है। तो इसका भारत पर कोई डायरेक्ट असर नहीं होने वाला है, नहीं होगा। ये बहुत समझी सी बात है। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था। तो आप जो तमाम विश्लेषण सुन रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि इस्लामिक नाटो बन रहा है, और एक आपको तमाम किस्म के विश्लेषण ये भी बता रहे होंगे कि भारत के खिलाफ जो है अब जो है तुर्की और सऊदी अरेबिया भी पाकिस्तान के साथ में आ गए। बहुत बेसलेस बात है, बहुत गलत बात है और बहुत बिना पढ़े जो है, बिना जानकारी के किए हुए विश्लेषण है, उनके ऊपर ध्यान न दें। जो आपको असल स्थिति थी, जो इसका हिस्ट्री थी, वो हमने आपको बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। और हमने ये भी आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से, और जो बार बार ये कहा जाता है कि पाकिस्तान और इजराइल भी एक तरीके से जानी दुश्मन है, वैसी भी स्थिति नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी और इजराइल के बीच में ठीक ठाक संबंध है, मतलब वर्किंग टर्म्स हैं, दोनों एक दूसरे को मदद भी करते रहे हैं, इतिहास में भी करते रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। तो ऐसा जो हमारे यहाँ पे एक और ये विश्लेषण दिया जाता है कि भारत का अगर कोई सच्चा मित्र है तो इजराइल ही है, ऐसा नहीं है। हर देश जो है अपना हित और अनहित देखता है किसी भी कदम को उठाने से पहले, और इजराइल भी वैसा ही करेगा। भारत भी आने वाले समय में अगर भारत के सामने ऐसा मौका आता है तो वो भी इसी तरीके से चुनाव करेगा कि उसका नेशनल इंटरेस्ट किस में फुलफिल हो रहा है। तो ये आज सुल्तान की डायरी में हमने आपको समझाने की कोशिश की, हमने पूरा डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की कि इन पूरे की पूरे डिफेंस पैक्ट का क्या इतिहास रहा है और पाकिस्तान के साथ में जो ये इस्लामिक नाटो बन रहा है इसकी हकीकत क्या है, ये ज़मीन पर आपको कैसा दिखाई देगा। तो आपको अगर ये बात समझ में आई हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और हम अपने कार्यक्रम में और किस किस्म का सुधार कर सकते हैं वो भी बताएं। तीसरा, ये 10 बजे के बाद में ये वीडियो शूट हो रहा है, इस वजह से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जिस बिल्डिंग में हमारा ऑफिस है वहाँ पे एसी बंद हो जाती है, जिसकी वजह से मेरे को थोड़ा सा पसीना आ रहा है। तो ये कमेंट बॉक्स में ना बताएं, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को पसीना आ रहा है। तो ये 2-3 मोटा मोटी बातें थी, और जल्दी फिर अगर कोई और टॉपिक आता है तो हम जल्दी अगले जो है सुल्तान की डायरी में उसका विश्लेषण आपके सामने करेंगे। एक इनडेप्थ जो है एनालिसिस करने की कोशिश हमारी तरफ से हमेशा रहती है, ताकि हमारे दर्शक जो हैं उनको एक लार्जर एस्पेक्ट में चीज़ें समझ में आए। जो आपके सामने ये इंस्टाग्राम रील्स आ रही हैं और जिसमें आपको जो मन किया जा रहा है वैसी सूचनाएं दे दी जा रही हैं, क्योंकि आप हमारे दर्शक हैं, आप न्यूज़ पिंच के सब्सक्राइबर हैं, तो आपके प्रति हमारी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक आपके प्रति जिम्मेदारी। तो हम कोशिश करते हैं कि आप सही सूचनाएं, सही विश्लेषण जो है आपके सामने पेश कर
पाएँ अनबायस्ड निष्पक्ष तौर पे। आपको हमारी ये कोशिश कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। मेरा नाम है विनय सुल्तान, कैमरे के पीछे हैं अनुराग और अभय। आपका ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।